हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसे चली आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 5, जिसका पेपर कोड है 348 के। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसके पार्ट 1 को करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 को कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अनसोल्ड पेपर कक्षा 12 जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र है ये। और देखिए सेट नंबर 5 चाहिए और 2025 में आया वो पेपर है जिसका पेपर कोड है 348 के। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने 4 पेपर सेट आपको करा दी है और आज की वीडियो में हम ये सेट नंबर 5 करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो बायोलॉजी का पेपर आता है वो आता है इस प्रकार से, यानी कि आपसे 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं बहुविकल्पोत्तर प्रश्न। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आवर्त बीजी के भ्रूणपोष है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या चौगुणित। तो देखिए फ्रेंड्स, और देखिए ये आते हैं 1-1 मार्क्स के। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 का ख, मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बोने पौधे का फिनोटाइप अनुपात होता है। तो हमें ये बताना है कि इसमें फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, टाइफाइड के रोगजनक का नाम बताइए। तो हमें टाइफाइड के रोगजनक का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का देखिए का, ये देखिए प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 का जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण बताइए। तो देखिए ये है अति लघुत्तर प्रश्न जो कि 1-1 मार्क्स के पूछे गए हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का खा है, मानव में ट्राइसोमिक यानी कि त्रिसूत्रता और मोनोसोमिक यानी कि एकल सूत्रा स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। अगला क्वेश्चन से पूछा गया प्रश्न नंबर 2 का ग, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का घ है, भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन से इसमें पूछा गया प्रश्न नंबर 2 का डा, जीवाणु कोशिका में केंद्रक किस प्रकार का पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का। अब देखिए यहाँ से हमारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 3 का है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखने होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है, देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का ख। इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, डीएनए के विशिष्ट स्थानों पर काटने वाले एंजाइम, एवं देखिए सेकंड पार्ट में पूछा गया है, 2 डीएनए खंडों को जोड़ने वाले एंजाइम के नाम लिखिए। तो देखिए ये भी हमसे 2 मार्क्स का डायरेक्टली पूछा गया है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 का गा, निषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न नंबर 3 का ग, अनुलेखन क्या है, हमें इसमें बताना अनुलेखन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न नंबर 3 का डा, किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए तथा उसकी रोकथाम के उपाय का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। अब देखिए यहाँ से 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का है, लाइकेन एवं माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न नंबर 4 का खा, मधुमक्खी पालन से आपके समझते हैं संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 के खा तक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 का है, आवर्त बीजी के भ्रूणपोष है तो अगुणित है, द्विगुणित है, त्रिगुणित है या चौगुणित है। अगर फ्रेंड्स आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए आवर्त बीजी के भ्रूणपोष है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या चौगुणित। तो देखिए बात करें आवर्त बीजी के भ्रूणपोष की, तो आवर्त बीजी का भ्रूणपोष क्या होता है, निषेचन के बाद बनता है और आमतौर पर यह क्या होता है, आमतौर पर यह त्रिगुणित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आवर्त बीजी का जो भ्रूणपोष होता है वो निषेचन के बाद बनता है और आमतौर पर ये क्या है, आमतौर पर त्रिगुणित होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया प्रश्न नंबर 1 का खा, मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बोने पौधों का फिनोटाइप अनुपात होता है। तो हमें इसमें बताना है कि मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बोने पौधों का फिनोटाइप अनुपात होता है। तो हमें इसमें फिनोटाइप अनुपात बताना है। तो देखिए फिनोटाइप अनुपात इसका क्या होगा, इसका होगा 3:1।
क्या होगा 3:1, जिसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कि 3 लंबे पौधे और एक क्या होगा, एक बोना पौधा होता है। और अगर हमसे पूछे, यहां पर तो हमसे क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है फिनोटाइप, तो फिनोटाइप का जो अनुपात होगा वो होगा 3:1, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा 3 लंबे और एक बोना पौधा। ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाता है जीनोटाइप अनुपात, क्या पूछा जाता, हमसे पूछा जाता है जीनोटाइप अनुपात। तो बात करें जीनोटाइप अनुपात की, तो जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, वो होता है 1:2:1, जिसका मतलब होता है शुद्ध लंबे, संकर लंबे और बोने। क्या, शुद्ध लंबे, अनुपात संकर लंबे अनुपात बोने। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं अच्छे से दिखाई दे रहा तो फिर आप जो मैं बोल रही हूँ आप वो समझ लीजिए। अगर जीनोटाइप अनुपात पूछता है तो आप 1:2:1 बताते, जिसका अर्थ होता है शुद्ध लंबे, संकर लंबे और बोने। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बोने पौधे का फिनोटाइप अनुपात बताना था। तो देखिए ये होता 3:1, जिसका अर्थ है 3 लंबे पौधे और एक बोना पौधा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का गा है टाइफाइड के रोग जनक का नाम है। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है कि टाइफाइड के रोग जनक का नाम क्या है, एस्केरिस या साल्मोनेला या प्लाज्मोडियम या अमीबा। तो हमें इसमें बताना है कि टाइफाइड के रोग जनक का नाम क्या है। तो देखिए टाइफाइड किस जीवाणु से होता है, तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये देखिए ये जो दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है और मनुष्य में गंभीर संक्रमण का कारण बनता है। तो देखिए टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आपसे अति लघु उत्तर प्रश्न में पूछ लिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब हमारा सिलेबस फिक्स होता है ना तो हमारे क्वेश्चंस यही रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके पास अभी भी टाइम है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 2025 का पेपर सेट अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि देखिए हर साल 7 पेपर सेट बन रहे हैं। तो आपके पास इतने सारे क्वेश्चन आ गए, और ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर ने खुद से बनाए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपने बस इतना कर लिया ना तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले 2025 का सॉल्व कीजिए, उसके बाद 24, उसके बाद 23, उसके बाद ही और ईयर का आपको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जरूरी नहीं कि बायोलॉजी में ही, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश में भी आपको यही सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला है प्रश्न नंबर 1 का ग, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। तो हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। पहला है पत्ती की सतह पर मोटी उपत्वचा होती है। दूसरा है रंध्र गहरे ग्रंथ में व्यवस्थित होते हैं। तीसरा है पत्तियों का कार्य तना करने लगता है। और चौथा है पत्तियों पर रंध्र दोनों सतह पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। तो हमें इसमें से बताना है निम्न में कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। तो निम्न में कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है, पत्ती की सतह पर मोटी उपत्वचा होती है, या रंध्र गहरे ग्रंथ में व्यवस्थित होते हैं, या पत्तियों का कार्य तना करने लगता है, या पत्तियों पर रंध्र दोनों सतह पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें से नहीं है ये वाला, यानी कि 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि पत्तियों पर रंध्र दोनों सतह पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। क्योंकि इसके विपरीत होता है कि मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए रंध्र आमतौर पर पत्ती की निचली सतह पर गहरे गर्तों में होते हैं, या पत्तियां इसमें बदल जाती है, कांटों में बदल जाती है, और तना क्या होता है, तना प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो और देखिए पत्ती की सतह पर मोटी उपत्वचा होती है, ये क्यों होती है, ये होती है पानी के नुकसान को कम करने के लिए। और रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं तो नमी बनाए रखने के लिए होते हैं। अगला देखिए पत्तियों का कार्य तना करने लगता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जब पत्तियां कांटों में बदल जाती है जैसे कैक्टस, तो पत्तियों का कार्य तना करने लगता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि पत्ती की सतह पर मोटी उपत्वचा होती है, ये क्यों होती है, पानी के नुकसान को कम करने के लिए। और रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं नमी बनाए रखने के लिए।
और पत्तियों का कार्य तना करने लगता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जब पत्तियां कांटों में बदल जाती है तो पत्तियों का कार्य क्या कौन सा करने लगता है, तना करने लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और पत्ती पर रंध्र दोनों सतह पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं, तो नहीं, पत्ती पर जो रंध्र होते हैं वो आमतौर पर निचली सतह पर गहरे गर्तों में होते हैं, वो दोनों सतहों पर नहीं पाए जाते। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि हमसे पूछा गया था यहाँ पर निम्न में कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं, ये नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का, जो कि यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 का है जैव विविधता क्षति के 2 कारण बताइए। तो हमें यहाँ पर जैव विविधता क्षति के 2 कारण बताने हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं जैव विविधता की क्षति के 2 प्रमुख कारण आवासीय क्षति व विखंडन क्षति अतिदोहन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न नंबर 2 का मानव में ट्राइसोमिक यानी कि त्रिसूत्रता और मोनोसोमिक यानी कि एकल सूत्रता स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए जो हमारे नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मानव में ट्राइसोमिक स्थिति में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, यानी कि 47 होती है, क्योंकि एक अतिरिक्त गुणसूत्र भी होता है। तो मानव में ट्राइसोमिक स्थिति में क्या होता है 46 प्लस 1, क्योंकि हमने यहाँ पर एक क्यों जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र भी होता है, इसलिए यहाँ पर 47 होंगे। ठीक है, और बात करें मानव में मोनोसोमिक स्थिति में गुणसूत्रों की संख्या की, तो ये होती है 45, क्योंकि एक गुणसूत्र की कमी होती है। तो मानव में मोनोसोमिक स्थिति में 40 माइनस 1 तो बराबर हो जाएगा 45। तो मानव में मोनोसोमिक स्थिति में गुणसूत्र होते हैं 45 और ट्राइसोमिक स्थिति में होते हैं 47। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दूध से दही बनाने वाले मुख्य जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस है। कौन से जीवाणु से होती है, तो दूध से दही बनाने वाले मुख्य जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 2 का भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम लिखिए। तो हमें भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। क्या है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम क्या है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 2 का हमसे पूछा गया है जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जीवाणु कोशिका में केंद्रकाभ या जिनधर या आरंभी प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। और फ्रेंड्स आप इन सब आंसर का स्क्रीनशॉट लेते जरूर चलिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया था प्रश्न नंबर 3 का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखने हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 प्रमुख सूक्ष्म जीव, एक तो राइजोबियम और एजोटोबैक्टर है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा राइजोबियम और एक है एजोटोबैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे राइजोबियम। इसमें हम लिखेंगे यह सहजीवी बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों जैसे दालों की जड़ों में गांठें बनाकर उनके साथ रहता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। हमें यहाँ पर क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 प्रमुख सूक्ष्म जीव, एक तो राइजोबियम है और एक है एजोटोबैक्टर। ठीक है, तो हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे राइजोबियम की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यह सहजीवी बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों की जड़ों में गांठें बनाकर उनके साथ रहता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं एजोटोबैक्टर। इसमें हम लिखते हैं यह मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहने वाला जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का खा पार्ट हमसे पूछा गया था। इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट पूछा गया है डीएनए के विशेष स्थान पर काटने वाले एंजाइम, और सेकंड पार्ट में पूछा गया है 2 डीएनए खंडों को जोड़ने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने वाले एंजाइम। तो उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। क्या है, डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने वाले एंजाइम का नाम क्या है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तो हम इसमें लिखते हैं ये एंजाइम डीएनए के विशिष्ट अनुक्रमों को पहचानते हैं और वहीं से डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे हम लिखते हैं
काटते हैं जिससे चिपचिपे सिरे या सपाट सिरे बन सकते हैं। अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम है। तो डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? ये है डीएनए लाइगेज। कौन सा है फ्रेंड्स? ये है डीएनए लाइगेज। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डीएनए लाइगेज। इसमें हम लिखते हैं यह एंजाइम दो अलग अलग डीएनए खंडों के बीच फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाकर उन्हें स्थायी रूप से जोड़ता है, जिससे एक नया लंबा डीएनए अणु बनता है। तो डीएनए लाइगेज क्या होता है? यह एंजाइम दो अलग अलग डीएनए खंडों के बीच फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाकर उन्हें स्थायी रूप से जोड़ता है, जिससे एक नया लंबा डीएनए अणु बनता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन से इसमें पूछा गया था प्रश्न नंबर 3 का गा अनिषेक जनित फल क्या है? एक उदाहरण दीजिए। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा अनिषेक जनित फल क्या है और इसका उदाहरण लिखना है। तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे अनिषेक जनित फल। तो इसमें हम लिखते हैं वे फल होते हैं जो बिना निषेचन के ही विकसित होते हैं। क्योंकि देखिए हमें अनिषेक जनित से पता चल रहा है कि कैसे होंगे, जो बिना निषेचन के विकसित होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं वे फल होते हैं जो बिना निषेचन के ही विकसित होते जाते हैं, जिससे उनमें बीज नहीं होते या बहुत छोटे और अविकसित बीज होते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण केला है। तो उदाहरण में हम केला करके लिखते हैं, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे केला, या इसमें हम लिखते हैं यह सबसे आम प्राकृतिक अनिषेक फल है जिसमें बीज नहीं होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया था प्रश्न नंबर 3 का ग अनुलेखन क्या है? तो हम इसमें लिखते हैं अनुलेखन के बारे में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अनुलेखन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसमें हम लिखते हैं वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के एक खंड में मौजूद आनुवंशिक जानकारी को आरएनए अणु में कॉपी किया जाता है, ताकि इस जानकारी का उपयोग प्रोटीन बनाने के लिए किया जा सके। तो अनुलेखन क्या है? वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के एक खंड में मौजूद आनुवंशिक जानकारी को आरएनए अणु में कॉपी किया जाता है, ताकि इस जानकारी का उपयोग प्रोटीन बनाने के लिए किया जा सके। इसके आगे हम लिखते हैं यह प्रक्रिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से होती है और इसमें 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला होता है प्रारंभन, जिसको इनिटिएशन बोलते हैं। दूसरा होता है विस्तार, जिसको इलोंगेशन बोलते हैं। और समाप्ति होता है, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि है प्रश्न नंबर 3 का डा। इसमें हमसे पूछा गया किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए तथा उसकी रोकथाम के उपाय का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पर एक यौन संचारित रोग का नाम लिखना है और इसकी रोकथाम के उपाय का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक प्रमुख यौन संचारित रोग का नाम एड्स है, जो HIV वायरस के कारण होता है। अब हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे रोकथाम के उपाय। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे जागरूकता। इसमें हम लिखेंगे यौन शिक्षा और रोगों के प्रसार के तरीकों के बारे में जानकारी रखना बचाव का मुख्य आधार है। क्या है जागरूकता में? यौन शिक्षा और रोगों के प्रसार, यहाँ पे है रोग। यौन शिक्षा और रोगों के प्रसार के तरीकों के बारे में जानकारी रखना बचाव का मुख्य आधार है। आगे हम लिखते हैं रक्त की जांच। इसमें हम लिखते हैं रक्त चढ़वाने से पहले सुनिश्चित करें कि उसकी HIV जांच हो चुकी हो। अगला देखिए ब्लैक पेन से हम हेडिंग डालते हैं संक्रमित सुई का त्याग। इसमें हम लिखते हैं हमेशा नई और विसंक्रमित सुई या सिरिंज का ही उपयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसी प्रकार से इसका आंसर लिख कर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का पार्ट। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 के पार्ट में हमसे पूछा गया है लाइकेन एवं माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर लाइकेन और माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे लाइकेन। इसमें हम लिखेंगे लाइकेन एक एकल जीव नहीं है, बल्कि यह कवक और शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच का एक सहजीवी जुड़ाव है। तो लाइकेन क्या है? लाइकेन एक एकल जीव नहीं है, बल्कि यह कवक और शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच का एक सहजीवी जुड़ाव है। इसमें आगे हम लिखते हैं संरचना। तो इसकी संरचना कैसी होती है? इसके कवक घटक को कवकांश और शैवाल घटक को शैवलांश कहते हैं। आगे हम लिखते हैं पारस्परिक लाभ। तो इसमें हम लिखते हैं शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है और कवक को प्रदान करता है, जबकि कवक शैवाल को आधार, सुरक्षा, जल और खनिज लवण उपलब्ध कराता है। तो पारस्परिक लाभ कैसा है इसका? शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है और कवक को प्रदान करता है, जबकि कवक शैवाल को आधार, सुरक्षा, जल और खनिज लवण उपलब्ध कराता है। आगे हम इसमें लिखते हैं महत्व। तो इसमें हम लिखते हैं ये प्रदूषक के संकेतक होते हैं
क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं और प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ तक तो हो गया लाइकेन। अब हमें लिखना होगा माइकोराइजा। तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे माइकोराइजा। इसमें हम लिखेंगे माइकोराइजा कवक और उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों के बीच का एक सहजीवी संबंध है। आगे हम इसमें लिखते हैं माइकोराइजा की कार्यविधि। तो इसमें हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे कार्यविधि और इसमें लिखेंगे कवक मिट्टी से फास्फोरस, नाइट्रोजन और पानी जैसे पोषक तत्वों को अवशोषित कर पौधे को देता है। बदले में पौधा कवक को प्रकाश संश्लेषण से बनी शर्करा यानी कि भोजन प्रदान करता है। आगे हम इसमें लिखते हैं माइकोराइजा के प्रकार। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम ब्लैक पेन से डालेंगे प्रकार। इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट एक्टोमाइकोराइजा। इसमें हम लिखेंगे कवक जड़ों के बाहरी हिस्से पर एक जाल बनाता है। और दूसरा प्रकार है इसका एंडोमाइकोराइजा। इसमें हम लिखते हैं कवक तंतु जड़ों की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आगे हम लिखते हैं माइकोराइजा के महत्व। तो देखिए इसका महत्व है यह फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का खा। मधुमक्खी पालन से आपके समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मधुमक्खी पालन, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मधुमक्खी पालन को? इसको वैज्ञानिक भाषा में एपीकल्चर कहा जाता है। शहद और मोम जैसे मूल्यवान उत्पादों के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रखरखाव और प्रबंधन करने की कला और विज्ञान है। उद्देश्य हम इसमें लिखते हैं उद्देश्य मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाला शहद, मधुमक्खी का मोम, रॉयल जेली या प्रोपोलिस और मधुमक्खी विष प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और प्रबंधन होता है इसका, मधुमक्खियों को कृत्रिम बक्सों में पाला जाता है जिसमें रानी मक्खी, नर ड्रोन और श्रमिक मक्खियों का एक अनुशासित परिवार होता है। आगे देखिए, इसमें हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे आर्थिक लाभ। तो यह ग्रामीण और कम भूमि वाले किसानों के लिए आय का एक बेहतरीन स्रोत है। भारत में सरकार इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भारी सब्सिडी और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हमने पार्ट 1 किया है, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 4 के ख पार्ट तक किया है। तो देखिए कल की वीडियो आएगी पार्ट 2 पर, जिसमें हम प्रश्न नंबर 4 के ग पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको और कोई से सब्जेक्ट पर अनसोल्व पेपर चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना और बताना आपको वीडियो कैसी लगी और आप कहाँ से और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।